नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के चुनाव की। अब अगले 24 घंटों में बिहार में एक नई सरकार, निर्वाचित सरकार शक्ल ले लेगी। कल यानी 10 तारीख को मतगणना होगी। हम उम्मीद करें कि दोपहर बाद तक परिणाम आ जाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और चैनलों ने जिस तरह से एग्जिट पोल का गणित लगाया है, वो गणित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और उनके गठबंधन वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं लाता। ये जो रिजल्ट्स या एग्जिट पोल का जो रुझान है वो महागठबंधन यानी लालू यादव की राजद आरजेडी और कांग्रेस और उनके और अन्य सहयोगियों के लिए बेहतर आशा जगाता है। और हम माने कि करीब करीब ऐसा ही यही नतीजे अगर रहे तो बिहार एक बार फिर देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नई इबारत लिखने जा रहा है। अब टेलीविज़न चैनलों में उस तरह की गंभीर चर्चाएं नहीं होती, अन्यथा इस लोकतंत्र के इस अध्याय के बारे में निश्चित रूप से हम लोगों ने 2005 तक चर्चाएं की हैं। इस तरह से हम लोग चर्चाएं करते भी थे। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में चैनलों के पास इस तरह की गंभीर चर्चाओं के लिए समय नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम बात करना चाहते हैं। एग्जिट पोल पर जितने चैनलों में मैंने या तो हिस्सा लिया या उनको देखा, मैंने पाया कि बिहार के चुनाव की पर्दे के पीछे की कहानियों पर बहुत कम ध्यान गया है या लोगों ने उनकी उपेक्षा की है। पहली बात, क्या ही खामोशी के साथ बिहार ने नई नस्ल को एक तरह से स्वीकार्यता, मान्यता, अधिमान्यता दे दी, प्रमाणित कर दिया और एक तेजस्वी यादव को के नेतृत्व पर अपनी मोहर लगा दी है। तेजस्वी के लिए मुकाबला आसान नहीं था। एक तरफ उनके पिताजी यानी लालू यादव आरोपों के सिलसिले में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। लेकिन एक दौर ऐसा था जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था तो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने अपनी पारी उनके मार्गदर्शन में शुरुआत की थी, सार्वजनिक जीवन अपना शुरू किया था। लोकतंत्र में वक्त का तकाजा यही है कि जब लालू यादव नहीं हैं तो तेजस्वी सामने हैं। तेजस्वी ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया। हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि चूंकि पिता के साथ नीतीश कुमार की अच्छी बनती रही है और इस नाते आरजेडी के साथ नीतीश कुमार को अपना लोकतांत्रिक संवैधानिक धर्म निभाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। जैसे ही ये मामला नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा, इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। अब देखा जाए तो पिछला चुनाव, जनादेश जिसकी बात करें, वो यह जनादेश नहीं था। जनादेश कुछ और था। जैसा मैंने कहा कि बिहार के लोग, बिहार का मतदाता, बिहार का की राजनीतिक ज़मीन सबसे अलग है। बिहार का मतदाता भावना के आधार पर नहीं सोचता। इसलिए बिहार का जो चरित्र है, सियासी कैरेक्टर है, वो तनिक अलग है। और इसलिए कि हम देखें तो 1500 साल पहले, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के समय से भी सारे संसार में लोकतंत्र का संदेश देने वाला यही राज्य है बिहार। जी, लिच्छवियों के ज़माने से, जब बाकी देश में राजे महाराजे अपने चरम पर थे, राज कर रहे थे, तो बिहार में अनेक गणराज्य ऐसे थे जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक ढंग से काम करते थे। तो वैशाली दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और वैशाली में उस समय जैसे कि भारत की संसद आज काम करती है, उस तरह से वैशाली भी
काम करती थी, वैशाली का लोकतंत्र काम करता था। 1500 साल के बाद वैसा ही लोकतंत्र। हम अमेरिका के चुनाव की बात करते हैं कि बिना किसी चुनाव आयोग के 250 साल से अमेरिका का ये चुनावी तंत्र चल रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ तो 1500 साल पुरानी परंपराएं हैं। बहरहाल बात आगे करते हैं। तो चूंकि लालू यादव परिदृश्य से बाहर थे, तो जिस चाचा यानी नीतीश कुमार के राजनीतिक नेतृत्व में तेजस्वी की परवरिश होनी चाहिए थी, वैसा ना हुआ। तेजस्वी ने धोखे खाए और यह भी एक तरह से पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी कि अपनों पर भरोसा तेजस्वी को नहीं करना चाहिए। 5 वर्षों में तेजस्वी ने अपने संगठन की बुनियाद खड़ी की, दोबारा उस संगठन को जिंदा किया, नए सिरे से जिंदा खड़ा किया और बहुत ही वैचारिक आधार पर एक परिपक्व गठबंधन खड़ा किया। बिहार के लोग, अगर हम एग्जिट पोल को दुरुस्त मानते हैं, तो बिहार के लोग इसको मान्यता दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए अब ये विदाई का संकेत है और वो कह भी चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि मौसमी पक्षी रामविलास पासवान को कहा जाता था कि वो ये देखते हैं कि कहाँ कब कौन सी पार्टी हुकूमत में आने वाली है और वो पाला बदलते थे। लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास भी तो यही रहा है। और इधर हाल के वर्षों में देखें, जबकि एक नई पीढ़ी बिहार में जवान हुई है, उसने भी नीतीश कुमार की राजनीति को इसी तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखा है। तो नीतीश कुमार ने कोई बहुत आदर्श राजनीति का नमूना बिहार में पेश नहीं किया है। ये वही नीतीश कुमार हैं जब नरेंद्र मोदी का नाम घोषित हुआ था तो विरोध में उतर आए थे। कई अवसरों पर उन्होंने उन्हीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना के स्वर मुखरित किए हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी और उन्हीं की पार्टी के साथ सरकार बनाने का फैसला बिहार के लोगों को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तीसरी बात, बिहार का मतदाता, जैसे मैंने कहा, कि भावुक नहीं है। मैं याद कर सकता हूं जब 71 की जंग हुई थी या उससे पहले 65 की पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय बिहार का अनपढ़ चरवाहा बीबीसी रेडियो सुनता था, रेडियो पर बीबीसी की खबरें सुनता था और बहस करता था। आज भी आप बिहार में चले जाएं, एक चाय वाला, एक चाट वाला, एक होटल वाला, एक किराने वाला, कोई भी किसी से आप बात करें, आप पक्के तौर पर पूरी मुकम्मल सियासी विश्लेषण या उनसे सियासी बातचीत कर सकते हैं। ऐसा किसी और राज्य में नहीं है। अपेक्षाकृत इतना जागरूक स्तर अन्य राज्यों में नहीं है। तो बिहार के मतदाता को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि उसके भले के लिए क्या है। आप देखिए, ठीक है, रामविलास पासवान अब नहीं है, तो इस चुनाव में 3 नए लोगों को एक बार फिर परीक्षा हो रही है। चिराग पासवान पहली बार पिता के बगैर चुनाव में उतरे हैं। एलजेपी को किस तरह से मतदाताओं का समर्थन मिलता है, कितना मिलता है, सहानुभूति लहर का लाभ मिलता है, नहीं मिलता है, ये तो पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान की अधिस्वीकृति हो गई, तेजस्वी यादव की अधिस्वीकृति हो गई और केंद्रीय स्तर पर अध्यक्ष नहीं रहते हुए राहुल गांधी इस चुनाव में उतरे। तो अब चुनाव का नतीजा बताएगा कांग्रेस ने कितनी कामयाबी वहां हासिल की है। अध्यक्ष रहते हुए तो सारे फैसले राहुल खुद लेते थे, तो उनका ग्राफ बहुत अच्छा है। 4-5 राज्यों में उन्होंने सरकारें अपनी पार्टी की बनवाई थी। लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था, ये अलग बात है, अलग कहानी है वो। लेकिन बिहार चुनाव में एक नई नस्ल, नई पीढ़ी के नाते उन्होंने अध्यक्ष नहीं रहते हुए अपनी पार्टी के लिए कैंपेन किया है। अगर मुझे ठीक याद है तो पिछले चुनाव में 41 में से 27 कैंडिडेट कांग्रेस के जीत के आए थे, और जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इस बार देखते हैं क्या निकल के आता है। चौथी चीज कि लोगों ने एक तरफ ये पसंद नहीं किया, दूसरा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में या अन्य राज्यों में कोरोना काल के दौर में आए हैं, लौट के आए हैं, उनके बेहद ख़राब और बहुत कड़वे अनुभव रहे हैं। तो इन अनुभवों के नाते उनका यकीनन उनका समर्थन
सत्तारूढ़ दल के साथ कभी नहीं होता। ना नीतीश को उनका फ़ायदा मिलेगा, ना भारतीय जनता पार्टी को उनका फ़ायदा मिलेगा। वो फ़ायदा निश्चित रूप से लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को मिलेगा, क्योंकि जो विपक्ष में है वही मुद्दे तो वो लोग भी उठाते हैं, तो उनके मन की बात होती है और इस नाते बिहार का आदमी चुनाव का फैसला करता है। आने वाले दिनों में तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला रोजगार का। बिहार में सचमुच रोजगार एक स्थायी समस्या है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहार के नौजवान को रोजगार देने के लिए किसी भी दल की सरकार ने आज तक काम नहीं किया है। तेजस्वी ने जो रोजगार देने का वादा किया है, अब अगर वो उनकी सरकार बनती है, जीतती है, तो उन्हें ये देखना होगा कि ये वादा केवल चुनावी शगुफा या स्टंट बन के ना रह जाए। उन्हें वास्तव में किसी तरह 10 लाख रोजगार कोई आकाशीय टारगेट नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है, लेकिन उन्हें गंभीरतापूर्वक बिना भ्रष्टाचार किए अपने इस वादे को पूरा करना होगा। तभी बिहार की जनता, बिहार का मतदाता ये समझेगा कि उसने नई पीढ़ी के हाथ में कमान देकर अगर दी है तो इसमें गलत नहीं किया, उसका भविष्य सुरक्षित है। आज की बात में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।